दोस्तों, कुंभ का मेला हो, उसमें कोई चमत्कार ना हो, कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना हो, कोई हादसा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहां इस बार के कुंभ मेले के पहले ही दिन 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान करने का रिकॉर्ड बनाया, वहीं पर 3600 कुछ लोग ऐसे थे जो मेले में गायब हो गए, मेले की भागम भाग में अपनों से बिछड़ गए। लेकिन इस बार मेले में ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी, जिनको तुरंत ढूंढकर उन्हें अपनों से मिलवाया गया। यानी शाम तक जो भी बिछड़े हुए लोग थे, सारे लोग मिल गए। लेकिन दोस्तों, हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ बार बिछड़ गए, कुंभ मेले में एक बार बिछड़ गए, वह कभी अपनों से दोबारा नहीं मिल पाते। ऐसी ही एक घटना हुई थी जो पिछली बार के कुंभ मेले में 2013 में, जब कुंभ मेला लगा था प्रयागराज में, एक 11 साल की बच्ची अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, यह चमत्कार ही था कि 12 साल बाद इस बार के कुंभ मेले में फिर से अपने माता पिता से उसी जगह पर मिल गई, जिस जगह पर वह खोई थी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरे 12 सालों के बाद आखिरकार बेटी अपने माता पिता से मिल तो जाती है, लेकिन इन 12 सालों के अंदर उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे ऐसे लोगों के हाथों में वह गई दोस्तों, जिसे सुनने के बाद उसके माता पिता का कलेजा फट जाता है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इसे सुनने के बाद आपके भी आंसू रोक नहीं पाओगे। लेकिन वो 12 साल तक कहाँ थी और क्या कर रही थी, उसके साथ क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो में हम जानेंगे आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए घटना में आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है 2013 से। गुजरात का एक परिवार जो कि अपने बच्चों के साथ ट्रेन पकड़कर 2013 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आता है। और जब शाम को वह यहाँ पर पहुँचते हैं तो मेले के बाहर, जहाँ पर तंबू लगे हुए थे, कैंप लगे हुए थे, वहीं पर उन्हें थोड़ी सी जगह मिल जाती है और वह लोग वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं। सोचते हैं सुबह यहीं से निकल करके गंगा जी के संगम पर, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, वहीं पर स्नान करेंगे। उसके बाद कुछ घूमेंगे फिरेंगे टहलेंगे और शाम को ट्रेन पकड़कर वापस गुजरात चले जाएंगे। अब यही उनका प्लान था। जो युवक था उसका नाम है गंगाराम, यानी कि बच्चों का पिता। और जो बच्चे थे, एक 11 साल की उनकी बेटी थी जिसका नाम था बबीता, और 13 साल का एक बेटा जिसका नाम होता है विवेक। इसके अलावा जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था शारदा। तो दोस्तों, वह वहाँ पर रुके और सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं उनकी आँख खुलती है, वो चले जाते हैं गंगा पर स्नान करने के लिए। और वहाँ जाते हैं, स्नान वगैरह करते हैं और स्नान करने के बाद वह लोग चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद जो पिताजी थे गंगाराम, वह कहते हैं चलो थोड़ा घूम फिर लेते हैं, थोड़ा मेला वगैरह देख लेते हैं, कुछ खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन जो उनकी 11 साल की बेटी थी दोस्तों, वह थक चुकी थी। ऐसा अक्सर घरों में होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो देर से उठते हैं, 7-8 बजे तो वो अक्सर घर में उठती ही होगी। और इसीलिए वो मेले में काफ़ी थक गई थी और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो अपने पिता से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ, आप ऐसा करो, आप भाई को लेकर चले जाओ। वह अपनी 13 साल की बेटी को बहुत मनाते हैं, लेकिन वो मानती नहीं। लेकिन अपने माता पिता गंगाराम से वही बात पर अड़ी रहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि उनकी 12 साल के बाद कुंभ का मेला आता है और फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। इतना खर्च करके वो यहाँ पर आए थे और अगर घूमेंगे नहीं तो सब बेकार चला जाएगा। बबीता की बातों को नज़रअंदाज करते हुए, उसको संभालते हुए कहते हैं अभी अभी के लिए तुम चलो घूमने के लिए, बाद में आकर के आराम कर लेना। लेकिन बबीता इस बात को
बुरा लग जाता है उसको और वो चलते चलते रुक जाती है। उसके बाद कहती है मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं घूमना। और जब उसके माता पिता कुछ दूर आगे निकल जाते हैं तो फिर वह दौड़कर उनके पास पहुंच जाती है। ऐसा करते करते तकरीबन 1 घंटा बीत गया। ऐसे ही हजारों लोगों की भीड़, चारों लोग तरफ से लोग घूम रहे थे। लेकिन दोस्तों अब उसको नहीं पता कि उसके पीछे 2 लोग ऐसे भी लगे हुए थे जो बच्चों को चुराने का काम करते हैं। वह ऐसी ही मासूम सी लड़कियों को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाते हैं। अब गंगाराम ऐसे घूम रहे थे लेकिन 5 मिनट के बाद उन्हें महसूस हुआ कि शायद बबीता कहीं रुक गई है और अब की बार वापस नहीं आई। काफी देर हो गई, वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो बबीता कहीं मिलती नहीं है। उसको इधर उधर ढूंढने लगते हैं, बबीता बबीता कहकर पुकारने लगते हैं, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। वो लोग सोचते हैं शायद तंबू में चली गई होगी। वह वहां पर जाकर तंबू में देखते हैं क्योंकि तंबू का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। फिर वो लोग दौड़कर जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, तंबू में जाकर देखते हैं, उस जगह पर भी बबीता उनको नहीं मिलती। उसके बाद वो लोग खोया पाया केंद्र जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं और शिकायत दर्ज करवाते हैं कि इस तरह से मेरी 11 साल की बेटी है, गोरी सुंदर, और वह यहाँ हमारे पास से ही गायब हो गई है। लोग मेले में अनाउंसमेंट करते हैं, माइक से बोलते हैं, ऐसी कोई बच्ची आपको मिली हो, लड़की ऐसी मिली हो तो कृपा करके किसी भी कैंप में पहुँचे और कैंप का जो नंबर है वह वहाँ पर अनाउंस कर दे। दोस्तों हर तरफ ढूंढने वाले लोग बहुत परेशान हो रहे थे। लेकिन दोस्तों अब कई लोग जो खो गए थे वह मिल रहे थे, लेकिन बबीता एक ऐसी थी जो शाम हो गई थी और नहीं मिल रही थी। अब अगले दिन भी सुबह तक नहीं मिली तो माता पिता जो उसकी शाम को ट्रेन पकड़कर गुजरात जाने लगते हैं। लेकिन वो फिलहाल नहीं जाते हैं क्योंकि शाम की उनकी ट्रेन थी, लेकिन फिर भी वो ट्रेन छोड़ देते हैं। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और बाकायदा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और उसके बाद जो पुलिस थी उसे ढूंढने में लग जाती है। पुलिस ढूंढ रही थी लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। माता पिता परेशान थे, माँ का रो रो कर बुरा हाल था। 3-4 दिन बीत जाते हैं, कोई पता नहीं चलता बबीता का। और अब उस आखिरकार वह लोग करते तो क्या करते। उसके बाद वह लोग थक हार कर अपने घर चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जब पुलिस वाले बबीता की फ़ोटो मांगते हैं तो उसके पिता गंगाराम कहते हैं कि अभी जस्ट टाइम का तो हमारे पास कोई फ़ोटो नहीं है बबीता का, क्योंकि दोस्तों बात 2013 की है। उस टाइम पे इतने स्मार्टफोन नहीं थे और फ़ोटो भी इतनी नहीं होती थी, और उस बच्ची की जो फ़ोटो थी वो उनके पास बचपन की थी। और पुलिस ने ये कह दिया था कि ये फ़ोटो हमारी किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर हमें जैसे ही बबीता के बारे में कुछ पता चलता है हम आप लोगों को तुरंत अपडेट करेंगे। और इस तरह से गंगाराम अपने पूरे परिवार के साथ वापिस गुजरात लौट जाते। गंगाराम ने अपनी तरफ से अपनी बेटी को ढूंढने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्हें हर तरह से निराशा ही हाथ लगी। उन्हें बबीता का कहीं से कोई पता नहीं चल रहा था और एकदम से वह थक हार चुके थे। अब उन्होंने संतोष कर लिया था कि शायद उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद वह फिर से जा कर के अपनी मेहनत मजदूरी करने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वह संतोष मान लेते हैं कि इधर बेटा तो है जिसके साथ वह अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। धीरे धीरे 12 साल का वक्त बीत गया। 2013 से 2025 का एक बार फिर से लगता है। अब दोस्तों कुंभ का समय था, यानी महाकुंभ का समय आता है। जो बबीता की माँ थी वह अपनी बेटी को याद करके रोने लगती है। वह अपने पति से कहती है मुझे बबीता की बहुत याद आ रही है और एक बार चलो हम फिर से गंगा मैया से पूछेंगे कि हमने ऐसे कौन से पाप किए थे कि हमसे उन्होंने हमारी बेटी छीन ली। लेकिन गंगाराम उनसे कहते हैं कि मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊँगा और मैं वहाँ जाकर करूँगा भी क्या, जिस महाकुंभ में मेरी बेटी ही खो गई। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि मैं कभी भी दोबारा महाकुंभ में नहीं जाऊँगा, जिसकी वजह से हमारी बेटी हमसे बिछड़ गई। अब वो
जस के तस नहीं होते। और वह अपनी बेटी को भी ढूंढने की उन्होंने सारी कोशिशें की थी, लेकिन वो अपनी बेटी को ढूंढ नहीं सके थे। और इस बात की उनमें बहुत ज़्यादा पछतावा था कि अगर वो महाकुंभ में नहीं जाते तो उनकी बेटी भी नहीं खोती। लेकिन जो बबीता की माँ है वो अपनी जिद पर अड़ जाती है कि मैं तो जाऊंगी, और अगर अकेली चली गई तो जैसे बेटी हुई थी वैसे मैं भी खो जाऊंगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अगर मैं अकेली गई तो पता नहीं कहाँ चली जाऊंगी। और अब यह बात सुनकर गंगाराम बहुत परेशान हो जाते हैं। सोचते हैं कि अगर यह अकेली चली गई तो एक बार फिर से कुछ हो गया तो क्या करूँगा मैं। एक बार फिर वह कुंभ में चलने के लिए मान जाते हैं। और लगभग अब जो उनका बेटा 25 साल का हो गया था, पिछले कई सालों से अहमदाबाद तो कभी मुंबई कभी इधर उधर वह काम करके अपने माता पिता की आर्थिक सहायता कर रहा था, नौकरी वगैरह कर रहा था। अब दोस्तों वह तो उनके साथ जा नहीं सकता था, इसीलिए उसके जो माता पिता थे ट्रेन पकड़ते हैं और इसके बाद इलाहाबाद आते हैं, प्रयागराज आते हैं। और फिर वहाँ पर तंबू वगैरह लगा हुआ था, वहीं पर आकर शरण ले लेते हैं। और फिर उनका प्लान बना था कि चलो कल सुबह उठ करके फिर से नहा धोएंगे नदी में जा करके। और यही उनका मकसद था, क्योंकि हर कदम पर उनको बबीता की याद सता रही थी, कचोट रही थी, जैसे कोई उसको अपनी ओर उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। गंगाराम बबीता की यादों में तड़प रहे थे। उनकी तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि एक्चुअल में पता नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। तो इसीलिए जो तरह तरह के ख्याल उनके मन में आ रहे थे। इसीलिए जो बबीता की माँ शारदा थी वो दोस्तों बार बार रोने लगती, और जो उनके पति थे गंगाराम वह भी रोने लगते। लेकिन वह संभलते कि मत रो, वह अपनी पत्नी को संभालते। अब दोस्तों क्या होता है कि अगले दिन 14 जनवरी की यह बात है, वो लोग नहाने के लिए गंगा जी में गए और डुबकी लगाकर जैसे ही आ रहे थे, लाखों लोगों की भीड़ में यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि सामने जो उनकी बेटी उन्हें मिल जाती है, बबीता, जिसे देखते ही माँ को वह पहचान जाती है और उनके गले से लिपट कर रोने लगती है। कहती है, मुझे पता था आप लोग यहाँ पर जरूर आएगी। उसकी माँ भी देखती है, गंगाराम भी देखते हैं, वो भी रोने लगते हैं, एकदम हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दोस्तों बबीता उनके गले से लिपट कर रो रही थी। उसके बाद वो पूछते हैं कि बेटा कहाँ खो गई थी, क्या हो गया था तुम्हारे साथ, और सब कुछ वो पूछते हैं। लेकिन दोस्तों तभी एक लड़का है वो वहाँ पर आता है, वो उन लोगों को नमस्ते करता है और फिर वो बबीता से पूछता है यह कौन है। बबीता कहती है, यही तो मेरा परिवार है, यही तो मेरे माता पिता है। तब वह अपने माता पिता को बताती है कि यही वह लड़का है जो मेरा सहारा है, जिसके सहारे में जिंदा हूँ। अब दोस्तों जब वह लोग अपने बेटी के मिलने की खुशी थी तो वह लोग विवेक से फ़ोन करने की सोचते हैं इसके भाई को भी बता देते हैं। तब दोस्तों बबीता है वह मना कर देती है, कहती है नहीं मम्मी, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों के साथ जाने के लायक नहीं हूँ मैं। उसके बाद कहती है, चलो कहीं बैठते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी कहानी बताऊंगी। एक जगह में एकांत में वे लोग जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो कहानी बबीता उनको सुनाती है, उसके बाद माँ बाप का कलेजा फट जाता है। दोस्तों उस दिन जब वह उनके पीछे पीछे भाग रही थी, बात बात में रुक रही थी, तभी दोस्तों दो लोग उसको पीछे से पकड़ कर बोलते हैं कि बेटा तुम बाहर जा कर के तंबू के पास जा कर के आराम करना चाहती हो तो चलो तुम हमारे साथ चलो, हमारा तंबू भी वहीं पर है। बबीता उनकी बातों पर यकीन कर लेती है, उसके बाद उनके साथ चल देती है। लेकिन दोस्तों उसे नहीं पता था कि वह लोग कौन हैं और उसके साथ क्या करने वाले हैं। वह उसे कोई ऐसी चीज सुंघा देते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। वे उसे मेले से बाहर लेके जाते हैं। उसके बाद वहां पर पहले से ही एक कार उनका इंतजार कर रही थी, उसको लेकर उसके उसमें बैठ जाते हैं, यानी कि उसका अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद वहां से उसको बिहार लाया जाता है, बिहार से फिर
पश्चिम बंगाल उसको लाया जाता है। फिर उसके साथ जो होता है बहुत ही बुरा होता है। यह 3 लोग उसके साथ जो भी गलत घिनौना काम करते हैं, उसके बाद उसे कोठे पर बेच देते हैं, जहां वह 6 साल तक रहती है, यानी 2013 से 2019 तक कोलकाता में। दोस्तों, उसे वेश्यावृत्ति यानी कि देह व्यापार का धंधा करवाया जाता है। अब जब 6 साल बीत जाते हैं तब उसे वह लोग दिल्ली भेज देते हैं और दिल्ली में जाकर भी उसे यही काम करना पड़ता है। उसे कैद करके रखा जाता है, कोई बाहरी संपर्क उससे नहीं हो पाता। और दोस्तों, उसके साथ जो कुछ हुआ था वह बता भी नहीं सकती, क्योंकि जो कुछ उसके साथ गलत हुआ था उसे बताने में भी उसकी रूह कांप रही थी। दिल्ली के कोठे पर बबीता को 4 साल बीत गए तो एक लड़का जिसका नाम संजय होता है, जो कि बिहार का ही था, वह दिल्ली के कनॉट पैलेस में काम करता है और उसका कोठे पर आना जाना था। इसी दौरान उसकी मुलाकात बबीता से होती है और बबीता से वह रेगुलर मिलने आने लगता है। वह बबीता का रेगुलर कस्टमर बन जाता है। कई बार आने जाने के दौरान बातचीत हुई और जब बबीता की आप बीती उसको पता चली तो उसके दिल पर चोट लगती है। उसके बाद बबीता को वह वहां से निकालने के लिए सोचने लगता है, क्योंकि बबीता से उसको प्यार हो चुका था। वह कोठे के मैनेजर यानी कि दलाल से बात करता है, जैसे कि कोठों पर दलाल वगैरह होते हैं जो लड़कियों को बाहर लाने ले जाने का काम करता है, और उससे कुछ पैसे दे करके उसे अपने फेवर में करता है ताकि वो बबीता को यहाँ से निकाल सके। और उसके बाद एक दिन मौका मिलते ही वो बबीता को उस कोठे से निकाल लेता है और वह फिर वहां से भाग जाते हैं। और वहां से निकलने के बाद वह एक मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं। संजय और बबीता की शादी 2023 में हुई थी और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और वह उसके बाद दिल्ली छोड़ देते हैं और उसके बाद वह लड़का उसको बिहार लेके आ जाता है। लेकिन इसी बीच संजय ने उससे कई बार कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवा लाता हूँ, लेकिन दोस्तों बबीता मना कर देती है लोक लाज के डर से। वह कहती है, मैं अपने माता पिता के पास किस मुंह से जाऊंगी, उन्हें क्या बताऊंगी कि मेरी जिंदगी में मेरे साथ क्या क्या हुआ। अगर उस दिन महाकुंभ वाले दिन मैं उन्हें परेशान नहीं करती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ये सब मेरे ही गलती की वजह से हुआ है। और वह अपने माता पिता से मिलने के लिए बार बार मना करती रही। लेकिन दोस्तों, जब 2025 का कुंभ आता है, जैसी उसकी माँ उसके लिए तड़प रही थी वैसे बबीता भी अपने माता पिता के लिए तड़प रही थी। वह कहती है, एक बार मैं मिले जाऊंगी, क्या पता मेरे माता पिता वहीं पर मिल जाए। कैसे उन लोगों की दिमाग में, उनके मन में कोई यह बात बैठ गई थी कि क्या भी हो सकता है बबीता हमें वहीं पर मिल जाए। और यही सोचकर भी संजय भी उसे वहां लाने के लिए मान जाता है। लाखों लोगों की भीड़ जो कि एक भूसे से सुई ढूंढने के बराबर था। दोस्तों, वहां पर अचानक एक दूसरे के सामने आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर जैसे ही बबीता अपनी माँ को देखती है रोने लगती है और फिर इन दोनों की मुलाकात होती है। जब उसकी कहानी सुनते हैं तो उसके माता पिता संजय को पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बेटा, उसे आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली, उसे सहारा दिया, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकेंगे। बेटा, हम तुम्हें अपने दामाद नहीं अपना बेटा मानते हैं और हमारे घर चलो ताकि हम अपना फर्ज अदा कर सके जो हम निभा नहीं सके थे। दोस्तों, हाल फिलहाल में अभी वह लोग प्रयागराज में ही है और विवेक जो है वह मुंबई में अपनी बहन की खबर सुनकर फिर प्रयागराज में आने वाला है। उसके बाद यह लोग जब वहां से इकट्ठा हो गए उसके बाद फिर अपने घर जाएंगे। तो दोस्तों, यह कहानी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये किसी को दुख देना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही इस प्रकार की घटनाओं से आपको रूबरू करना है ताकि आप सजग रहे। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते एक बार फिर से अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।